पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें चीनी की कीमत, गंदम की कीमत, साथ साथ महंगाई के हवाले से बातचीत हुई और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत भी दी कि जो आम खुर्दनोश की अशिया हैं इनकी कीमतों पर काबू कैसे पाना है। इस हवाले से काबीना में क्या तफसील से बातचीत हुई उस पर प्रोग्राम में थोड़ा आगे चल के बातचीत करेंगे। अपोजिशन के नाज़रीन, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसमें आज भी जो बातचीत होती रही उस पर यह फ़ैसला नहीं हो सका कि जो इसकी सरबराही है और जो बाकी ओहदेदार अनाउंस किए हैं वो रोटेशन बेस पे होंगे या परमानेंट होंगे। इसमें एक बड़ा वाज़े रुझान नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसको लीड करने की और सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जिस पर बाकी अपोजिशन की पार्टीज़ कह रही हैं कि नहीं जनाब, इसको रोटेशन बेस करें, कुछ हिस्सा हमें भी इस हवाले से दें। दीगर इस हवाले से भी मामलात हैं, उस पर थोड़ी तफसील से आगे जाके बात करेंगे। जो भारतीय बयानिया है और जो भारतीय पॉलिसीज़ इस वक्त पाकिस्तान की तरफ टारगेटेड हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को किस तरह से उन्होंने निशाना बनाया हुआ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में क्या होती है हमें नज़र आ रही है कि जो प्लान्स बाकायदा तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बनाए, इंडियन मिलिट्री ने बनाए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में वो किस तरह से करते हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और एतबार और बेएतबारी के दरमियान ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है। और साथ साथ हुकूमत को आज अपोजिशन ने एक डेडलाइन भी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है। क्या हुकूमत इस हवाले से अपनी तैयारी कर रही है, हुकूमती रिस्पॉन्स क्या हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए वसाइल फैसल वाट साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, जो हुकूमत को आज अल्टीमेटम दिया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने बाकायदा 4 महीने का कहा है हुकूमत को कि जनाब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, आज नहीं तो 4 महीने बाद आपको जाना पड़ेगा। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा तन तना इस वक्त मुकाबला कर रही हैं, जिस तरह से वो जिस पैशनेट अंदाज में मुकदमा लड़ने की नून लीग की कोशिश करती हैं, आज की इस डेडलाइन को जो कि उन्होंने दी, साथ वज़ीर आज़म के हवाले से, मिनिस्टर्स के हवाले से भी बातचीत की। साहब, इतलात हैं कि आप लोग के कुछ एक अदद वफाकी वज़ीर और एक अदद मामले खसूसी, उन्होंने तो इस धमकी आने से, अल्टीमेटम आने से पहले ही राह फरार इख्तियार कर ली है। इतलात हैं कि एक वज़ीर साहब ने शायद अपनी फैमिली बाहर भेज दी है, एक मामले खसूसी खुद फरार हो गए, क्या है ऐसा? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। अच्छा, यूजुअली मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ है। और धमकी देने वाले को ज़रूर देखा जाता है। मूवी में भी, आप मूवीज़ में भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि धमकी देने वाला कौन है। अगर चलता फिरता है तो फिर तो आपको पता है उस धमकी का वो उसको लाइटर नोट में लिया जाता है। तो जो धमकियाँ दे रहे हैं वो उनका अंजाम उनको खुद को पता है कि उनके सारे केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हैं, उन्होंने जेलों में जाना है। इसमें अल्लाह ताला बचा सकता है, कानूनी तौर पे तो कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा इस नैरेटिव को इससे मैच कर लो और ये कहानियाँ कर लो, जल्द से जल्द किस चीज़ करेंगे, हमारी चोरी बचा लो, हम फौज को गालियाँ दे रहे हैं, हम अदलिया को गालियाँ दे रहे हैं इसलिए हमें बचा लो। क्या चाह रहे हैं? वो चाह रही है सारा प्रेशर बिल्टअप हो, जैसे पिछली दौरों में करते आए हैं, 2 पार्टी सिस्टम थी। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब एक मुंतखब वज़ीर आज़म है, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी ऑन ग्राउंड है। तो वो चाहते ये थे, उनका प्लान पुराना जो आदत ख़राब हो जाती है ना, जैसे वो बार बार कह रही है कि रात को इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल करते। हम वो कोई काम रातों के अंधेरे में नहीं करते। चाहे वज़ीर आज़म हाउस की भी दीवारें बहुत कुछ बोलती हैं और गूंजती हैं उनकी बातें, वो ढकी छुपी नहीं है। पुराने एतबार में उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दीवारें भी कान होते हैं ना, कहते हैं। तो उधर तो वहाँ कान भी हैं और आंखें भी हैं। आप वज़ीर आज़म हाउस में जाएँ तो आपको आधी रात के अंधेरों की बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन ये चाहते थे निगोशिएट करें, प्रेशर डालें अदलिया पे और फौज के ऊपर कि प्रेशर डाल के एक मरियम को एग्जिट दे दें और चोरी का बंदोबस्त करके फिर इक़्तिदार में आने का कोई रास्ता बना लें। इवॉल्व हो गई है दुनिया, टाइम 20-25 साल गुजर गए हैं, ना अदलिया ऐसे कामों में है, ना फौज ऐसे कामों में। जब वो नहीं मिला तो आपने 1.5 साल देखा खामोशी रही। वो 1.5 साल के बाद वो फट पड़े, इंडियन परवान नैरेटिव चढ़ाना शुरू हो गया। अच्छा, उस पर हम आते हैं। आपने मरीम नवाज़ साहिबा का जिक्र किया, जो हमारी इतलात हैं कि नवाज़ शरीफ के जाने को भी आपने अपोज किया था और फिर जब वो चले गए तो बाद में आपने बड़ा फोर्सफुली ये कहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा को बाहर नहीं जाने देना, जबकि कुछ फैमिली फंक्शंस भी बाहर अरेंज हो गए थे। आपके पास क्या इंडिकेशन थी, इतलात थी कि मरीम नवाज़ साहिबा भी बाहर जाना चाह रही हैं? देखिए अर्शद साहब, हमारा असल में मुल्क जो है ना, उसकी मेमोरी भी शॉर्ट है और हम बहुत बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता। इस मामले में जब नवाज़ शरीफ का राज की और बादशाहत की बात आई तो हम बहुत हमदर्द होते हैं, समेत हमारी गवर्नमेंट के भी। और वो हमदर्दी के तौर पे हम
बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द वे करते हैं जो आम क्रिमिनल के साथ नहीं करते। तो मुझे ऐसा शक हुआ था और मैंने जो कहा था वो मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि अगर कि सूरत में कोई इजाज़त सपोजिटली अगर मिल भी जाए तो हम मुहासरा खुद करेंगे जाके एयरपोर्ट का, देखते हैं कैसे जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही क्लियर थे इस चीज़ के ऊपर। आपने वज़ीर आज़म साहब से कैबिनेट में कमिटमेंट भी मांगी थी कि मरीम नवाज साहिबा को नहीं जाने दिया जाएगा। नेचुरली देखिए ना, पहले आप एक फौपा कर चुके हैं कि एक आदमी के प्लेटलेट्स जो हैं वो ड्रामे के तौर पे नीचे जाते हैं और ऊपर जाते हैं और वो जैसे ही वहाँ जाता है उसकी हवा में तंदुरुस्ती आपने देखी, आपसे मुझसे तंदुरुस्त है। तो ये पहला तंदुरुस्त अब्लिक बीमार है जो यहाँ से निकलते हुए तो उसकी सांसों की पल पल की सबको फिक्र पड़ गई थी। और हमने तो बहुत सारी चीज़ें कही थी उस टाइम पे भी, हमने कहा था ये दुनिया में हर चीज़ छोड़ सकते, पैसा नहीं छोड़ सकते। हमने कहा था 7 अरब रुपए का बॉन्ड साइन कराए इनसे, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। तो वो बॉन्ड नहीं, उस हमें कोर्ट से आज़ाद मिली। और फिर आपने देखा कि कोर्ट ने रिलीफ भी दिया और फिर आपने देखा कोर्ट का इन्होंने क्या हाल किया। आपने फ़ौज का हाल देखा, गवर्नमेंट का चले अंडरस्टैंडेबल है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने उस जज का बार बार अरशद मलिक का जो केस है उसमें ये तो आप बड़ा फोर्सफुली दिखाते हैं कि जी उसके साथ ये हुआ और शर्म से उसका सर झुका दिया जुडिशरी का उसने, तो उसको सज़ा दे दी। जिन्होंने पूरी ब्लैकमेलिंग प्लान की वो दंदनाते फिरते प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनका मुजरिम बाप जो है वो वहाँ से अटैक करता है पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, 3 टुकड़े कराने का जो पुराना मंसूबा है 3 दिहाइयों का, उसको परवान चढ़ाने का बयानिया चढ़ाता है, हम ताली बजाते हैं। निसा, आपने ये पॉइंट आउट किया जज अरशद मलिक का ब्लैकमेलिंग केस, इस हवाले से आपकी हुकूमत के जो इदारे उन्होंने कोई तहकीकात की कि जनाब वीडियो प्रोक्योर किसने की थी, वीडियो फिर वो कैप्टन सफदर ने किसके हवाले की, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कौन था, हुसैन नवाज से जो मुलाकातें जाके सऊदी अरब में हुई, जाती उम्रा में जो मुलाकातें हुई, उसके बाद जो प्लान बना जाके जैसे कि पहले भी होता रहा, ये सारे लोग जो इन्वॉल्व थे वो केस किधर गया, वो गायब हो गया है या आपके तहकीकाती इदारे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या जिस तरह मरीम नवाज साहिबा का ट्विटर खामोश था, नवाज शरीफ साहब खामोश थे, उस दौर में इस केस पे भी आपने कुछ मुकमुका तो नहीं कर लिया? नहीं अरशद साहब, देखें नवाज शरीफ साहब के ऊपर या किसी भी क्रिमिनल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्ट्रेट और कैटेगोरिकली स्पेसिफिक स्टांस है कि किसी सूरत को रियायत दी जाएगी। लेकिन हम कोर्ट्स नहीं हैं, हम नैब नहीं हैं। वो नैब पेशी पे जाती है, पत्थर मारे जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी पेशी नहीं होती। तो ये अब सिस्टम बहुत अरसे तक चल नहीं सकेगा। और एटोनमस इदारों को जब आप खुद मुख्तारी देते हैं तो उनको खुद मुख्तारी पर अपनी टांगों पर खड़ा होना भी ज़रूरी होता है। और टांगों पे खड़े होने का मकसद ये कि वो अपने जिस काम के लिए आए उस काम को पूरा मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें अर्शद साहब, नवाज शरीफ की ज़िंदगी में 2 कप्तान आए। एक उनकी ज़िंदगी का सुख चैन ले गया घर का, और एक कप्तान उनकी पूरी ज़िंदगी की सियासत उनको तबाह और बर्बाद कर गया। तो अभी उसकी किस्मत ख़राब है कि उसकी किस्मत में 2 कप्तान आए, दोनों कप्तानों ने उसको मेंटली, इमोशनली, मॉरली तबाह कर क्या दिया। आपकी हुकूमत प्रैक्टिकली यानी कि सिर्फ बयानात देगी, काम नहीं करेगी? नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट्स केस में जाने दिया, ये तहकीकात आज तक नहीं इंस्टीट्यूट हुई कि जी ये सारा मामला कैसे हुआ और प्लेटलेट्स का जो ड्रामा था इसके कौन कौन से किरदार थे, वो भी कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी मैंने नहीं सुना आज तक के सामने आई हो। जज अरशद मलिक ब्लैकमेलिंग केस, इसका प्रोग्रेस क्या है? इस हवाले से काबीना में कोई बातचीत हुई कभी? देखिए अर्शद साहब, जो आप सवाल कर रहे हैं वो सबके दिमाग में वही सवाल है कि देखिए ये जो गेम है ना, ये जो चलती आ रही है गेम पिछले 65 साल से, उस गेम को बंद होना पड़ेगा। अब देखिए जब खलाई मखलूक का बयानिया चला, जब डॉन लीग का बयानिया चला, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट तो खैर उनकी थी, बेईमानों की, क्रिमिनल्स की, भगौड़ों की, कन्विक्टेड मुजरमों की, लेकिन उस टाइम पे इदारे को खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन मसला ये कि ये फिर जब बेरहमी से और बेदिली से जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आप लोग पब्लिक करेंगे? देखिए उसका जो एक वॉल्यूम है वो अभी तक नहीं आ रहा। ये पैर भी पड़ जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, ये फिर रोते हैं, पीटते हैं। आप लोग मान लेते हैं? हम तो अभी आए ना। आपकी हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब को ये क्रेडिट जाता है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जितनी रिपोर्ट्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए वो पब्लिक कर दी। ये पुरानी एक डॉन लीग्स की रिपोर्ट भी, ये भी पब्लिक। मेरा ख्याल है कि सर ये आपका जो सवाल है वैलिड है और इसके होना चाहिए, और इसको भी देख लेते हैं। इस तरह तो मॉडल टाउन भी रुका पड़ा है, उसमें जो जिंदा लोगों को, माओं को, बहनों को गोलियां मारी गई उनके मुंह के ऊपर, वो भी बेहिसी है हमारी। और हमारी बेहिसी का फ़ायदा इन मुजरिमों ने पहले भी उठाया, आज भी उठाने की कोशिश करेंगे। इस बार इनकी बदकिस्मती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान है।